Good morning, class 7. Today we are going to do chapter number 4, The Silver Lining. This was earlier taught to you. इस चैप्टर को एक बार हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, but I am again starting this chapter so that your all the doubts are cleared. The Silver Lining, it is one story written by Dr. Chaman Nahal. And Chaman Nahal was born in 1927. He is a very famous writer, India-based writer. He has written many novels. Novels का मतलब बड़े बड़े मोटी कहानी की किताबें, ऐसी किताबें जिसमें स्टोरी काफ़ी लॉन्ग होती है. So those long story books are called novels. उन्होंने बहुत सारे रिव्यूज लिखे. रिव्यूज मीन्स एनालिसिस. मान लो कोई एक किताब लिखी गई, उस किताब में क्या मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उन सब पे जो आर्टिकल लिखे जाते हैं उन्हें हम लोग रिव्यूज कहते हैं. आर्टिकल्स, मान लो अभी का कोई करंट अफेयर है, उस करंट अफेयर के बारे में अपना नजरिया पेश करना, उसे रिटन फॉर्म में कागज पे लिखना, वो आर्टिकल कहलाता है. वर्क्स ऑफ क्रिटिसिज्म. क्रिटिसिज्म का मतलब कोई भी ऐसी घटना जो अच्छी नहीं हो, तो उस घटना का जिक्र करते हुए और वैसी घटना नहीं होनी चाहिए, इस तरह के जो स्टेटमेंट्स देते हैं या पब्लिश करते हैं, तो इस एक्ट को क्रिटिसिज्म कहते हैं. सिल्वर लाइनिंग इनफैक्ट एक छोटी सी कहानी है. डॉक्टर चमन नाहल ने एक स्टोरी बुक लिखी, वो कलेक्शन ऑफ डिफरेंट स्टोरीज है. कलेक्शन ऑफ डिफरेंट स्टोरीज का मतलब बहुत सारी कहानियां एक बुक में इकट्ठी हैं. उसी में से एक स्टोरी है द सिल्वर लाइनिंग. बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बहुत ही टची स्टोरी है. इस स्टोरी को पढ़ के आप लोग एंजॉय करेंगे. देखो इस स्टोरी के बैकग्राउंड में क्या होता है. एक लड़की है छोटी सी, वो सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, गूंगी है और बहरी भी है. उसके पेरेंट्स एक रेस्ट हाउस चलाते हैं और उस रेस्ट हाउस में हर रोज नए नए मेहमान आते हैं. और वो छोटी सी लड़की इतनी प्यारी है कि आने वाला हर मेहमान उसकी ओर आकर्षित होता है, उससे बातें करना चाहता है. लेकिन उन आने वाले नए मेहमानों के इस व्यवहार से बच्चे के माता पिता को भी थोड़ी तकलीफ होती है और बच्ची तो बिल्कुल कुछ भी नहीं समझ पाती, न सुन सकती है, न बोल सकती है. फिर उसके माता पिता को, यानी उस रेस्ट हाउस को चलाने वाले ऑनर्स, यानी उस जो गूंगी बहरी लड़के के पेरेंट्स हैं, उन्हें बाकी सारे मेहमानों से बताना पड़ता है. और जब कोई पेरेंट अपने बच्चों के इन सारी परेशानियों यानी डिसेबिलिटीज के बारे में चर्चा करता है, तो ऐसी चर्चाओं को करते हुए पेरेंट्स काफ़ी दुखी भी होते हैं और उसके पेरेंट्स को इस दुख का बार बार सामना करना पड़ता है. उनके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे हुआ, उसके बारे में हम लोग इस स्टोरी में पढ़ेंगे. तो आइए हम लोग इस स्टोरी को शुरू करते हैं. द सिल्वर लाइनिंग स्टोरी के राइटर ने लिखा है स्टार्टिंग में, इट इज डिफिकल्ट टू असेस द रेंज एंड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन इमोशंस. ह्यूमन इमोशंस क्या होते हैं? जैसे हमारा गुस्सा, हमारा प्यार, हमारी ईर्ष्या, हमारा दुख, हमारी खुशी, ये सब के सब ह्यूमन इमोशंस हैं. तो राइटर ने लिखा है कि ह्यूमन इमोशन का अंदाजा लगा सकना बहुत ही मुश्किल काम है. उन ह्यूमन इमोशंस की रेंज क्या है? जैसे अगर कोई इंसान खुश है तो कितना खुश है उसका कोई नापने का तरीका तो नहीं. जब नापने का तरीका नहीं है तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते. क्वालिटी, गुस्सा है तो अच्छी क्वालिटी का है कि बुरी क्वालिटी का है, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता.
इसीलिए राइटर ने लिखा है कि ह्यूमन इमोशंस का अंदाजा लगाना बेहद नामुमकिन काम है। Those with smiling evergreen faces may have worm-like griefs. ऐसे लोग जो एवरग्रीन फेसेस वाले हैं, यानी जिनके चेहरे हमेशा खुशियों से खिले रहते हैं, जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि उनके अंदर कोई दुख हो, यानी उनके मन में कोई ऐसा दुख हो जिनाविंग एट देयर एक्सिस्टेंस, जो उनको अंदर ही अंदर कुतर रही हो। एंड अ डल इडियोटिक लुकिंग पर्सन मे बी ब्लिसफुली हैप्पी, और कोई बहुत ही उदास सा चेहरे वाला, बुद्धू सा दिखने वाला इंसान अंदर ही अंदर बेहद खुश हो। यानी चेहरे को देख के भी अंदाजा नहीं लगा सकते। खुश दिखने वाला इंसान अंदर से बेहद दुखी हो सकता है, और बिल्कुल बुद्धू चेहरे वाला इंसान भी अंदर से बेहद खुश हो सकता है। लाइफ इज अ स्ट्रेंज, ये जिंदगी बड़ी विचित्र है। हमड्रम अफेयर, हमड्रम अफेयर का मतलब एक ही तरह से चलने वाली घटना, एक ही तरह से होने वाली घटना। हर दिन सुबह हुई, हर दिन शाम हुआ, हर दिन सुबह घर से नाश्ता करके तैयार हुए, गए, अपना काम किया, फिर वापस अपने समय से आए। हर रोज ऐसा ही चलता है। तो अगर एक ही तरह की घटना हर रोज रिपीट होती है ना, तो उसे हम लोग कहते हैं हमड्रम अफेयर। वेयर इवन अ फ्यू मोमेंट्स ऑफ पीस स्नैच्ड शुड प्रोबेबली बी ग्रेटफुली एक्नॉलेज्ड। और हर रोज एक ही तरह से रिपीट होने वाले जो जीवन के इवेंट्स हैं, लाइफ के इवेंट्स हैं, उस लाइफ में अगर शांति का थोड़ा भी वक्त मिलता है, खुशियों का थोड़ा भी वक्त मिलता है, तो हमें इसके लिए शुक्रिया कहना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए। I recently had the very pleasant experience of staying at a guest house in one of the hill resorts. Writer has written, अभी हाल फिलहाल में मुझे एक खुशियों भरा अनुभव प्राप्त हुआ, और वो अनुभव, वो एक्सपीरियंस मुझे मिला एक छोटे से हिल रिसोर्ट में। उस छोटे से हिल रिसोर्ट में एक गेस्ट हाउस था, और उसी गेस्ट हाउस में रहते हुए ऐसा खुशियों भरा एक्सपीरियंस मुझे मिला। मैंने इतनी खुशी अनुभव किया, महसूस किया। ए फ्रेंड ऑफ माइन हैड अर्लियर वार्मली रिकमेंडेड द प्लेस टू मी। मेरा एक दोस्त है, उसने पहले कभी उस जगह के बारे में बताया था। क्लेमिंग फॉर ऑल द फैसिलिटीज, उसने बताया था वहां वो सभी फैसिलिटीज मौजूद हैं विच मोस्ट ऑफ दिस बोर्डिंग हाउसेस एडवर्टाइज, जो सारे होटलों वाले या बोर्डिंग हाउसेस वाले प्रचार तो करते हैं, बट जनरली लैक, लेकिन उनके पास ये सारी फैसिलिटीज होती नहीं है। इट वॉज सेंट्रली सिचुएटेड क्लोज टू द पोस्ट ऑफिस, और वो गेस्ट हाउस, उसका जो लोकेशन था, it was close to the post office, close to the market, close to the bus stand, and was yet isolated and away from the common day. वो जो गेस्ट हाउस था वो ऐसी जगह पे था कि वहां से पोस्ट ऑफिस भी बेहद करीब था, वहां से मार्केट भी बेहद करीब था, वहां से बस स्टैंड भी बेहद करीब था। इन सारी जगहों के नजदीक रहते हुए भी उसका लोकेशन कुछ ऐसा था कि उस गेस्ट हाउस में न तो किसी तरह का शोर शराबा सुनाई पड़ता था, और न ही जीवन की भागदौड़ जैसा कुछ देखने को मिलता था। दैट मीन्स उस गेस्ट हाउस में रहने वाले लोग बिल्कुल अनडिस्टर्ब्ड, बिना किसी डिस्टर्बेंस के रहते थे। देयर वर प्लेजेंट व्यूज टू बी एंजॉयड फ्रॉम देयर, और उस गेस्ट हाउस से बहुत सारे खूबसूरत नजारे दिखते थे। इट हैड एक्सलेंट कुशन,
उस एक्सेलेंट का किचन बड़ा शानदार था, वहां से स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाने निकल के आते। I was well looked after by one of the most charming hostesses one could find anywhere. और वहाँ उस गेस्ट हाउस में उस गेस्ट हाउस की जो मालकिन थी, यानी वहाँ जो हमारे हॉस्टेस थी जिसने मेरा स्वागत किया था, वो एक बहुत ही चार्मिंग लेडी थी, बहुत ही खुशमिजाज लेडी थी। इतनी खुशमिजाज, जितनी खुशमिजाज कोई लेडी दूसरी कहीं मिलनी नामुमकिन हो। I discovered that the place exactly corresponded to the details described. और वहां पहुंच के मुझे तुरंत ही लगा कि जैसा मेरे दोस्त ने बताया था, ये बिल्कुल वैसी ही जगह है। But it was the hostess, particularly, and her husband and their little daughter who really proved to be the center of attraction to me. लेकिन उस जगह से भी ज्यादा उस घर की जो मालकिन थी, जो हॉस्टेस थी, उसके हस्बैंड थे और उनकी एक छोटी सी लिटिल डॉटर थी, उस गेस्ट हाउस से भी ज्यादा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मुझे वे तीनों लग रहे थे। Who really proved to be center of attraction to me. वो मेरे लिए सचमुच में आकर्षण के केंद्र थे। ऐसा कहने की क्या वजह थी? आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। The lady belonged to the south, though she had married North Indian. वो जो लेडी थी, उस गेस्ट हाउस को चलाने वाली जो उसकी मालकिन थी, वो जो लेडी थी, जो हॉस्टेस थी, वो साउथ इंडियन थी। एंड शी हैड मैरिड नॉर्थ इंडियन, और उसने अपना मैरिज किया था एक नॉर्थ इंडियन के साथ। शी वॉज रादर डार्क, बिल्कुल ही चेहरा तो बिल्कुल काले रंग का था, बट हैड अ वेरी प्लीजेंट फेस, लेकिन उसका चेहरा था बड़ा आकर्षक, प्लीजेंट, खुश दिखने वाला, खुश मिजाज। ऑल स्माइल्स, उसके चेहरे पे हमेशा स्माइल होती, एंड काइंडनेस, और उसके चेहरे से दया झलकती थी, यानी वो बहुत ही अच्छी लेडी थी। बाय नेचर शी वॉज डिसेंट लेडी। द हस्बैंड वॉज अ ह्यूज swarthy man with large and bony limbs. Swarthy means black. उसका जो हस्बैंड था वो भी काफी लंबा चौड़ा इंसान था, लेकिन बिल्कुल काले रंग का। With large and bony limbs, लंबा चौड़ा इंसान था, मोटे मोटे हाथ पैर थे। He was extremely well mannered. स्वभाव का बड़ा अच्छा था। Well mannered means स्वभाव का बहुत ही अच्छा था। There was not a trace of that untempered roughness which one usually associate with most men hailing from the north. और उसके व्यवहार में ऐसा कोई भी रूखापन नहीं था, अक्खड़पन नहीं था, जैसा कि नॉर्थ इंडिया में रहने वाले लोगों के बारे में बताया जाता है। मिसेस भंडारी, द लैंडलेडी, वो जो लैंडलेडी थी उनका नाम था मिसेस भंडारी। टुक मी इन हैंड द मोमेंट आई अराइव्ड। और ये जो मिसेस भंडारी थी ना, इतनी अच्छी नेचर की थी कि जैसे ही मैं वहां पहुंचा, उन्होंने मेरा जोरदार स्वागत किया। शी लुक्ड आफ्टर माई लगेज, उन्होंने मेरे सामान उतरवाए। गेव इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग माई रूम, उन्होंने मेरे कमरे के बारे में मुझे सारी जानकारियां दी। हैड अ कप ऑफ डिलीशियस कॉफी प्रोड्यूस्ड इन नो टाइम, और देखते देखते उन्होंने कॉफी का प्याला, गरम गरम कॉफी का प्याला मेरे सामने लाके हाजिर कर दिया। एंड देन पुट मी एट ईज बाय टॉकिंग टू मी इनफॉर्मली अबाउट माई सेल्फ एंड माई विजिट। उसके बाद उन्होंने मुझसे इतनी घुल मिल करके मेरे घर परिवार और मेरे बारे में बातें करने लगी, जिससे कि जर्नी की सारी थकान मेरी खत्म हो गई। वो इनफॉर्मली बात कर रही थी, जैसे लग रहा था हम लोग बहुत पुरानी जान पहचान वाले, बहुत पहले के दोस्त हों। आई वॉज कंप्लीटली वॉन ओवर बाय द फैमिली, मैं उस परिवार से पूरी तरह से प्रभावित था। उन लोगों ने बिल्कुल मेरा दिल जीत लिया था।
इट appeared as if I had known them for years. और उन्हें देख के ऐसा लग रहा था जैसे मैं उन्हें वर्षों से जानता हूं. While thus chatting with two of them, I became aware of the slightly built girl hiding behind the settee. मैं उन लोगों से बातें करते हुए अचानक मेरा ध्यान चला गया सोफे के पीछे छुपती हुई एक लड़की के ऊपर. छोटी सी दुबली पतली सी. स्लाइटली बिल्ट का मतलब छोटी और दुबली पतली. सी मस्ट हैव बीन अबाउट 8. उसकी उम्र कोई 8 साल की रही होगी. एंड वॉज स्वीट एंड चार्मिंग लाइक हर मदर. और उस बच्ची को देख के उसका चेहरा भी उसकी मदर की तरह स्वीट और चार्मिंग लग रहा था. यानी वो बच्ची भी बहुत ही प्यारी सी लग रही थी. हर हेयर वॉज क्लोजली क्रॉप्ड. उसके जो बाल थे क्लोजली क्रॉप्ड का मतलब छोटे छोटे बाल थे, बड़े सावधानी से कटे हुए थे. विद अ स्ट्रेट फ्रिंज अक्रॉस द फोरहेड. यानी बालों का एक डिजाइन. इन चाइनीज फैशन. चाइनीज फैशन में वो बाल कटे हुए थे. सी वॉज इन जींस एंड इन हर हाफ स्लीव्ड लूज जर्सी एंड हाई बूट्स. उसने जींस पहना हुआ था, हाफ स्लीव्ड आधे बाह वाला लूज जर्सी पहना हुआ था, एंड हाई बूट्स और ऊंचे जूते पहने हुए थे. लुक्ड ए मिनिएचर जंगल क्वीन. और वो एक मिनिएचर जंगल क्वीन की तरह दिख रही थी. आई कुडंट हेल्प स्माइलिंग. उसे देखकर मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका. बहुत ही प्यारी सी बच्ची थी. मुस्कुराहट अपने आप आ गई. आई सॉ दैट शी वॉज स्टेयरिंग एट मी. और मैंने देखा कि वो मेरी ही तरफ देख रही थी. आई सेड व्हाट्स योर नेम. तो मैंने उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है. एंड बेकन्ड टू हर टू कम टू मी. और नाम पूछते हुए मैंने उसे इशारा किया अपने पास आने का. द गर्ल बिकेम इमीडिएटली सेल्फ कॉन्शियस. वो जो लड़की थी ना अचानक से थोड़ी अलर्ट हो गई. Shook her head and stood where she was. उसने अपना सिर हिलाया और जहां थी वहीं खड़ी रही. I was called I called once more. मैंने एक बार फिर से उसे बुलाया. She blushed and again shook her head. वो पीछे हट गई और उसने फिर से अपना सिर हिलाया. नहीं, हम तो नहीं आएंगे. After a second she ran out. और उसके बाद एक सेकंड के बाद वो वहां से बाहर भाग गई. I suddenly became aware of an awkward pause in the room. तभी मैंने महसूस किया कि उस कमरे में एक खामोशी छा गई थी. And turning to look at the भंडारीज. और जब मैंने उस भंडारीज यानी हस्बैंड वाइफ की तरफ मिस्टर भंडारी एंड मिसेस भंडारी तो हो गए भंडारीज. सिंगुलर एंड सिंगुलर प्लूरल बन गए. मिस्टर भंडारी एंड मिसेस भंडारी दो हो गए तो भंडारीज बन गए. सो लुक एट द भंडारीज. आई डिस्कवर्ड दैट बोथ ऑफ देम वर फ्रॉनिंग. उन दोनों के चेहरे पे चिंता के निशान आ गए थे. ए पेनफुल लुक ऑन देयर फेसेस. बड़े चिंतित लग रहे थे, दुखी लग रहे थे. अभी तो इतने खुश थे, दुखी क्यों हो गए. मिस्टर भंडारी स्क्वीज्ड द आर्म ऑफ हिज वाइफ एंड सेड अपोलोजिटिकली. तो मिस्टर भंडारी ने अपनी वाइफ के हाथों को पकड़ के उसे स्क्वीज करते हुए कुछ इशारा किया यानी शांत रहने के लिए कहा. और मुझसे माफी मांगते हुए उन्होंने कहा, खेद के साथ उन्होंने कहा, आई एम सॉरी मिस्टर डांडा. मिस्टर डांडा देखिए मुझे बेहद अफसोस है. यू सी आवर डॉटर कैन नाइदर हियर एनीथिंग नॉट स्पीक. एक्चुअली ये जो मेरी बेटी है ना वो न तो कुछ सुन सकती है और न ही बोल सकती है. दैट्स वाई शी डिडंट कम टू यू. इसीलिए आपके बुलाने पर भी वो आपके पास नहीं आई. इट डिड नॉट टेक मी लॉन्ग टू सी दैट दिस वॉज द सिचुएशन द पुअर पेरेंट्स हैड टू पुट अप विथ ऑलमोस्ट डेली. फिर मुझे ये समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि इस तरह के सिचुएशन इन बेचारे पेरेंट्स के साथ हर रोज आती ही रहती होगी.
और उन्हें हर रोज डेली लाइफ में ऐसे सिचुएशन का सामना करना पड़ता होगा। फॉर एवरी डे 1 or 2 गेस्ट लेफ्ट, क्योंकि हर रोज 1 या 2 गेस्ट जाने वाले होते थे। एंड न्यू वंस केम अलोंग, और नए गेस्ट लगभग हर रोज ही आते, यानी हर रोज ऐसा होता कि कुछ पुराने गेस्ट चले जाते और कुछ नए गेस्ट वहां रहने के लिए आते। एंड एट द वेरी फर्स्ट मीटिंग और सुन आफ्टरवर्ड्स, और ऐसा हमेशा ही होता था कि या तो पहले ही मुलाकात में या फिर आने के कुछ ही समय के बाद दे वुड रन इनटू द चाइल्ड। आने के कुछ देर के बाद या आने के साथ ही वो बच्ची उन लोगों को दिख जाती और वो उस बच्ची के पास भागे चले जाते। बी फैसिनेटेड बाई हर चार्म एंड ब्यूटी, उस बच्ची के आकर्षण और उसकी खूबसूरती से अट्रैक्ट, क्योंकि वो बच्ची क्या थी, वो बहुत ही क्यूट थी, बहुत ही ब्यूटीफुल थी। तो इतनी प्यारी सी बच्ची तो हर कोई चाहता था उसके पास जाना, उससे बात करना, एंड वांट टू टॉक टू हर, और उससे बात करना चाहता था, टू पैट हर एंड सो ऑन, और उसके साथ खेलना, उसे थपथपाना, और इस तरह से बच्चों को जिस तरह से प्यार किया जाता है हर कोई चाहता था कि उस बच्चे को थोड़ा प्यार करे। एंड एवरी टाइम इट वुड रिजल्ट इन द चाइल्ड साइलेंटली स्माइलिंग, शाइंग एंड विथड्रॉइंग, और हर बार का रिजल्ट यही होता, वो चाइल्ड पहले धीरे धीरे मुस्कुराती, फिर शर्माती और फिर वहां से भाग जाती, लिविंग लुक्स ऑफ agony ऑन द फेसेस ऑफ हर पेरेंट्स, और हर बार उसके जाने के बाद उसके पेरेंट्स के चेहरे पे गहरा दुख झलक पड़ता। Often it would lead to lengthy explanations as to how the calamity had come about. कई बार तो उन पेरेंट्स को लंबे समय तक गेस्ट के सामने समझाना पड़ता कि इस तरह की परेशानी, बहुत बड़ी परेशानी, कैलेमिटी मीन्स का आपदा, बहुत बड़ी विपत्ति, ये कैलेमिटी किस तरह से आ पहुंची। फॉर मेनी ऑफ द इंक्विजिटिव विजिटर्स लाइक टू नो इफ इट वॉज फ्रॉम द बर्थ और द रिजल्ट ऑफ एन एक्सीडेंट, क्योंकि उन सारे आने वाले विजिटर्स में बहुत सारे ऐसे भी होते थे जो पूरा डिटेल जानना चाहते थे, जैसे कि इस बच्चे की ये समस्या उसके जन्म से ही है या बाद में कोई एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से उसके बोलने की और सुनने की क्षमता समाप्त हो गई। द क्वेरीज वर आंसर्ड बाय द पेरेंट्स हॉल्टिंगली, बेचारे पेरेंट्स दुख के साथ धीरे धीरे उन्हें सारी घटनाएं बताते, एंड विथ ऑब्वियस एंग्विश, दुख के साथ धीरे धीरे सारी बात समझाते, और कहने की जरूरत नहीं कि उस घटना के बारे में बार बार रिपीट करते हुए उन्हें काफी तकलीफ होती थी। एंग्विश मीन्स गहरी तकलीफ। What struck me as the most worst part of the situation was that the little girl would be often gravely looking on, her eyes aghast with horror and self-pity. और इन सारे हर रोज के जिंदगी में होने वाला जो सबसे वर्स्ट पार्ट था, उसमें जो सबसे बुरा पार्ट था सिचुएशन का, वो ये था कि वो लड़की इस तरह की घटनाओं को बड़े गंभीरता से देखती, उसकी आंखों में एक तरह का डर होता और उसके आंखों में एक तरह की लाचारी होती। She did not go to a school, वो स्कूल भी नहीं जाती थी, as there was none to cater for her needs. वो स्कूल नहीं जा सकती थी क्योंकि वहां स्कूल में उसकी जरूरतों को समझने वाला कोई नहीं होता। They had tried to teach her at home but without success. उसके पेरेंट्स ने उसे घर में भी कुछ पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। To save the child from such repeated humiliation, I one day suggested something to the Bhandaris. उस छोटी सी बच्ची को हर रोज होने वाली इस परेशानी और अपमानजनक स्थिति से बचाने के लिए
मैंने एक दिन भंडारीज को कुछ सजेशन दिए, विच द पेरेंट्स आफ्टर सम ट्रेपिडेशन एग्रीड टू ट्राई। तो मेरे सलाह को सुनकर के पहले तो उन लोगों में हिचकिचाहट की भावना देखी गई, लेकिन थोड़ी बहुत हिचकिचाहट के साथ उन्होंने मेरे बताए तरीकों को आजमाने का आश्वासन दिया। वी डिसाइडेड टू हैव बिट्स ऑफ पेपर टाइप्ड। हम लोगों ने फैसला ये किया था कि कुछ पेपर्स टाइप करवाएंगे, एंड टू हैंड ओवर वन ऑफ दीज चीट्स duly sealed in cover to every new visitor as soon as he entered the guest house। और हम लोगों ने फैसला किया कि वो जो हम लोग प्रिंटेड पेजेस प्रिंट करवाएंगे उसे इन्वेलप में डाल के इन्वेलप्स को क्लोज करके और हर आने वाले विजिटर को हाथों में थमा देंगे। द टेक्स्ट ऑफ द चीट रैन। उस कागज में क्या लिखा हुआ था? तो उस कागज में लिखा हुआ ये था, आवर डॉटर इज डफ एंड डम। मेरी बेटी गूंगी है और बहरी है। यू मे हर्ट हर ट्राइंग टू बी फ्रेंडली टू सुन। और अगर जल्दीबाजी में आप उससे बात करना चाहेंगे या उसके करीब जाना चाहेंगे तो इससे उसके फीलिंग्स यानी उसके दिल को ठेस पहुंच सकती है। एज सी कैन नाइदर अंडरस्टैंड नॉर रिप्लाई टू योर काइंड वर्ड्स। क्योंकि न तो वो आपकी बातों को समझ सकती है और न ही आपकी बातों को जवाब दे सकती है। यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज गिव हर टाइम टू अप्रोच एंड मेक यू एक्वेंटेंस। इसलिए आप लोगों को पेशेंस के साथ इंतजार करना चाहिए तब तक जब तक कि वो बच्ची खुद आपके पास नहीं आ जाती है या आपसे जान पहचान नहीं बढ़ाना चाहती। थैंक यू, आपका शुक्रिया। तो इस वाले चीट से, इस वाले प्रिंटेड पेपर से आने वाले हर गेस्ट को यह पता चल जाता कि वो बच्ची क्या है, गूंगी और बहरी है। तो वो उसके पास तुरंत नहीं जाना चाहते और न कोई बात करने की कोशिश करता, न उससे कुछ कहता, न उसे बुलाने की कोशिश करता। तो वो बच्ची जो हर रोज उसे अपमानित होना पड़ता था, ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ता था, उससे वो बच्ची बची हुई रहेगी। ये इन लोगों का प्लान था। द रूज वर्कड वेल। ये जो तरीका था वो शुरू में तो काफी अच्छे से काम किया, इवन बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन। उसका जितना सक्सेस के बारे में हम लोगों ने उम्मीद किया था उससे ज्यादा सक्सेस मिला। दो ए फ्यू सिंपैथेटिक क्वेश्चन वेर स्टिल पुट टू द पेरेंट्स। बच्ची को तो छुटकारा मिल गया, लेकिन अभी भी कुछ क्वेश्चंस पेरेंट्स से पूछ ही लेते थे वो लोग। द पुअर चाइल्ड वॉज स्पेयर्ड। कम से कम बेचारी उस बच्ची की जान तो बची थी। लेटर द गर्ल हरसेल्फ स्लोली बिकेम इंटीमेट विथ मेनी ऑफ द गेस्ट। और आगे चल के हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे ऐसे गेस्ट थे जिनके साथ वो लड़की जल्दी ही घुल मिल गई थी। द भंडारीज फेल्ट रिलीव्ड। अब परेशानियां घटी थी और भंडारीज यानी वो जो उस बच्चे के पेरेंट्स थे वो अब काफी रिलीफ महसूस कर रहे थे। रिलीफ का मतलब अब वो चैन की सांसें ले रहे थे। उनकी एक बड़ी परेशानी थोड़ी कम हो गई थी। एंड थॉट दैट एटलीस्ट वन ऑफ देयर प्रॉब्लम वाज टेम्पोरली सॉल्व्ड। और वे लोग तो सोच रहे थे कि उनका प्रॉब्लम टेम्पोररी तौर पे ही सही लेकिन सोल्व तो हो गया। बट दे हैड अ स्ट्रेंज विजिटर वन डे। अभी वो सोच ही रहे थे कि हमारा परेशानी सोल्व हो गया, अचानक एक स्ट्रेंज विजिटर, एक अजीब सा गेस्ट उनके गेस्ट हाउस में ठहरने के लिए आया। इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून एंड आई वॉज टॉकिंग टू द लैंडलॉर्ड अबाउट सम पैक्ड लंच दैट आई नीडेड द नेक्स्ट डे। उसके आने के समय वक्त दोपहर का था, दोपहर बीतने वाली थी और मैं लैंडलॉर्ड से बात कर रहा था लंच पैक करवाने के बारे में। एक्चुअली वो लंच ले जाने की मुझे जरूरत थी अगले दिन। आई वॉज प्लानिंग अ शॉर्ट एक्सकर्सन। एक्चुअली मैंने आसपास के इलाकों की एक छोटी सी यात्रा प्लान की थी, यानी आसपास के किसी इलाके की जर्नी करने के लिए मैंने तैयारी की थी। बाय माई सेल्फ टू अ ग्रुप ऑफ केव्स नियर बाई। मैं अकेला ही जाने वाला था। पास में ही एक ग्रुप ऑफ केव्स था।
यानी बहुत सारी गुफाओं का एक ग्रुप था, केव, जो पहाड़ों के अंदर बना हुआ होता है, खोखली जगह। तो ऐसे बहुत सारे केव्स थे पास ही में, और मैं वहां घूमने के लिए जाने वाला था। हालांकि मैं अकेला ही जाने वाला था। द लैंडलॉर्ड वॉज इन हरी, arranging things for a new guest who had booked a room for the season and was supposed to be moving in any moment, arriving by the mail train. लेकिन मैं अपने लंच के बारे में बात कर रहा था, लेकिन वो जो दोनों लोग थे, जो लैंडलॉर्ड था, वो काफी जल्दीबाजी में दिख रहा था और वो सब कुछ अरेंज कर रहा था। एक्चुअली उसका एक नया गेस्ट आने वाला था और उसने एक कमरा किराए पे लिया था पूरे सीजन के लिए। पूरे सीजन का मतलब मोर देन 3-4 months, एंड सपोज टू बी मूविंग एनी मोमेंट, मूविंग इन एनी मोमेंट, और वो बस किसी भी क्षण आ पहुंचने वाला था। अराइविंग बाय द मेल ट्रेन, मेल ट्रेन से आने वाला था और उसके आने का समय हो चुका था और वो अब वो कभी भी उस गेस्ट हाउस में आ सकता था। तो आने वाले एक इंपॉर्टेंट कस्टमर के लिए ये लोग सारी तैयारियां कर रहे थे। एंड श्योर इनफ सुन ए यंग मैन केम इन, और वाकई सचमुच में एक यंग मैन जल्दी ही उस गेस्ट हाउस के अंदर आया। ए पोर्टर कैरिंग हिज लगेज, उसके साथ एक कुली था और वो उसका सामान उठाए चला आ रहा था। पोर्टर मीन्स कुली, जो सामान ढोने का काम करते हैं। ही वॉज बेयरली 25, उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, वो मुश्किल से 25 ईयर्स का था। क्लैड इन एन इल फिटिंग ट्वीड सूट, उसने एक मोटे कपड़ों का वुलन सूट पहना हुआ था, ढीला ढाला, विथ ड्रूपिंग शोल्डर्स, और ढीले ढाले कंधों वाला, एंड वाइट ट्राउजर्स बॉटम, और उसने जो ट्राउजर पहना हुआ था वो वाइट बॉटम का था, यानी उसका पैरों के पास वाला घेरा कुछ ज्यादा बड़ा था, बहुत ही ढीला ढाला। बिकॉज ऑफ द जर्नी ही लुक्ड अनटाइडी, और सफर के थकान की वजह से वो बड़ा अनटाइडी दिख रहा था। हिज हेयर, हिज नेक टाई, हिज शूज, यानी वो बिल्कुल भी व्यवस्थित नहीं दिख रहा था, अव्यवस्थित दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके कपड़े गंदे हैं, उसके बाल भी उलझे हुए थे, उसका नेक टाई, उसका शू, हर कुछ मतलब नॉट कंप्लीटली डर्टी, लेकिन फिर भी यानी उन सभी में कोई चमक नहीं थी, मैले लग रहे थे, धूमिल लग रहे थे। हिज शूज ऑल अनकेम्प्ड, उसके जूते गंदे संदे थे, एंड वीटिंग अटेंशन, और उनके जूतों को अब पॉलिश की जरूरत थी, यानी देखभाल की जरूरत थी। बट ही हैड अ चीयरफुल फेस, कपड़े जो सब उसके गंदे संदे लग रहे थे, फेस भी लग रहा था सफर की थकान के चलते, लेकिन उसका चेहरा फिर भी चीयरफुल था, यानी खुश मिजाज था। जेट ब्लैक आईज, आंखें बिल्कुल काले रंग की, स्पार्कलिंग विथ एंथुसियाज्म, और उसकी आंखें चमक रही थी उत्साह के साथ। मिस्टर भंडारी स्टेप फॉरवर्ड एंड आस्क्ड, मिस्टर भंडारी जल्दी से आगे बढ़े और उन्होंने पूछा, मिस्टर डेविड, आई प्रिज्यूम, अगर मेरा अंदाजा सही है तो आप मिस्टर डेविड हैं। द यंग मैन लुक्ड क्लोजली एट हिज फेस, स्माइल्ड एंड नोडेड, उस यंग मैन ने ध्यान से मिस्टर भंडारी के चेहरे को देखा, मुस्कुराया और हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। रूम नंबर 18 प्लीज, एवरीथिंग इज रेडी, मिस्टर भंडारी ने उसे जल्दी से कहा, आपका कमरा है रूम नंबर 18, और प्लीज चलिए मैं आपको दिखा दूं, एवरीथिंग इज रेडी, मैंने कमरा बिल्कुल ठीक कर रखा है। द यंग मैन अगेन लुक्ड एट हिम, स्माइल्ड एंड नोडेड, उस यंग मैन ने फिर से मिस्टर भंडारी की तरफ देखा, मुस्कुराया और सिर्फ गर्दन हिला दी। ही पेड द पोर्टर, उस कुली को जो उसका सामान उठा के लेके आया था उसे उसने पैसे दिए। हु बोड लो फॉर ही वॉज नॉट आस्क्ड टू रिटर्न द चेंज एंड डिसअपियर्ड, उस पोर्टर ने झुककर उसे सलाम किया और तेजी से वहां से चल पड़ा, क्योंकि वो काफी खुश था, क्योंकि आने वाले इस नए मेहमान ने कोलिक से वापस पैसे लौटाने के लिए नहीं कहे थे, जो दिया था उसे रख लेने के लिए कहा। द यंग मैन गिव मी ए ब्रीफ फ्रेंडली लुक, फिर उस यंग मैन ने मेरी ओर देखा और उसके चेहरे पे फ्रेंडली लुक था, यानी बड़ा दोस्ताना अंदाज था। सैट बिफोर ए ह्यूज बुक, और वो उसके बाद उस रजिस्टर के पास बैठ गया
विच द लैंडलॉर्ड हैड पुश्ड बिफोर हिम। वो रजिस्टर जो लैंडलॉर्ड ने उसके सामने रखा था। किस लिए रखा था? मेकिंग नेसेसरीज एंट्रीज अबाउट हिमसेल्फ। उसमें उस आने वाले नौजवान को अपना पूरा डिटेल लिखना था, जैसे नेम, एड्रेस, ये सारा डिटेल, एंड हिज इंटेंडेड स्टे, और वो इस जगह पे क्यों आया था और यहाँ क्यों ठहरना चाहता था। ये सारी डिटेल उसे लिखनी होती है। हर होटल में, हर गेस्ट हाउस में एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है जिसमें आने वाले हर मेहमान को अपनी सारी एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ती है, सारी जानकारियां उसमें लिखनी पड़ती हैं। एट हिज टाइम he discovered the sealed envelope containing the typed sheet lying on the table, addressed to him by name. जब उसने अपना काम समाप्त कर लिया तो उसने एक सील्ड एनवेलप देखा उस टेबल पे पड़ा हुआ, जहां वो बैठ के काम कर रहा था वहां पे उसे टेबल पे एक सील्ड एनवेलप मिला। आपको याद होगा सील्ड एनवेलप क्या था? इसमें वही चीट था जो उस बच्चे के बारे में बताया हुआ था। It was addressed to him by name. उस पर मिस्टर डेविड लिखा हुआ था। He took the cover and tore it open. उसने जल्दी से वो एनवेलप खोला और उसे जल्दी से एनवेलप फाड़ा और उसे खोला। This coincided with the entry of the landlady into the room. और ठीक उसी समय लैंडलेडी उस कमरे में आई। She hurriedly asked her husband if this was the new guest. उसने जल्दी से आते ही अपने हस्बैंड से पूछा, अच्छा तो क्या ये वही मेहमान हैं जो आने वाले थे? एंड हैविंग रिसीविंग कंफर्मेशन केम फॉरवर्ड एंड shook हैंड विद द यंग मैन। और जब उसके हस्बैंड ने कहा हाँ यही वो इंसान है, यही वो मेहमान है, तो वो लैंडलेडी जल्दी से आगे आई और उसने उस यंग मैन के साथ हाथ मिलाया। वुड यू लाइक टू हैव अ हॉट बाथ इमीडिएटली और टी फर्स्ट? तो मिसेस भंडारी ने उससे मिलने के बाद उससे पहला सवाल ये किया कि पहले आप हॉट बाथ लेना चाहेंगे, यानी मैं आपके लिए पानी गर्म कर दूं, आप नहा धोवा के फ्रेश होना चाहेंगे, या पहले चाय पीना चाहेंगे? द यंग मैन पॉज्ड हिज लिप्स एंड श्रग्ड हिज शोल्डर्स। उस यंग मैन ने जोर से अपने होठ भींचे और अपने कंधे उचकाए, ऑब्वियसली इम्प्लाइंग दैट वन वुड बी एज गुड एज द अदर। उसके इशारों से ऐसा लगता था जैसे वो कह रहा हो कि दोनों में से जो भी पहले मिल जाएगा वही अच्छा होगा। And that he had no preferences. और इस बारे में कि उसे पहले चाय चाहिए कि पहले वो बात लेना चाहता है, इस बारे में उसका कोई प्रेफरेंस नहीं है, यानी कोई चॉइस नहीं है। जो मिल जाएगा पहले वो कर लेगा। Both the landlord and landlady were by now slight disconcerted by what they inferred to be their guest pride and arrogance, since he had not even deigned to reply adequately to their polite inquiries. उसके इस हरकत पे ये जो दोनों होस्ट थे, लैंडलेडी और लैंडलॉर्ड, वो दोनों बड़े अनवाइड लग रहे थे, डिस्टर्ब लग रहे थे, क्योंकि उन्होंने तो बहुत ही गर्मजोशी के साथ उस आने वाले नए मेहमान का स्वागत किया था, लेकिन बदले में उसने कोई गर्मजोशी नहीं दिखाई थी। इन लोगों ने इतना घुल मिल के उससे बात की थी, उससे पूछा था, लेकिन उसने ऐसी कोई गर्मजोशी नहीं दिखाई। उसने तो बोल के जवाब भी नहीं दिया था। द यंग मैन मीनवाइल टुक आउट द टैब चीट एंड स्टार्टेड रीडिंग इट। उस यंग मैन ने उसमें से वो चीट निकाला और उसे पढ़ने लगा। एज सुन एज ही हैड गॉन थ्रू इट ही लुक्ड अराउंड एस्टोनिश्ड। और जैसे ही उसने उसमें रखे हुए पेपर में लिखा हुआ पूरा मैटर पढ़ा तो वो जल्दी से अपने चारों ओर गर्दन घुमा के देखने लगा। वो बड़ा आश्चर्यचकित था। ही वॉज एस्टोनिश्ड, बहुत ज्यादा आश्चर्य में था। उस छोटी सी लड़की के बारे में उस चीट में पढ़ के उसे काफी आश्चर्य हो रहा था। ही वॉज एस्टोनिश्ड, आश्चर्यचकित। द लिटिल गर्ल प्रमोदिनी वॉज प्लेइंग इन द कोर्टयार्ड एट द मोमेंट। और वो जो छोटी लड़की थी उसका नाम था प्रमोदिनी। वो उस समय बाहर कोर्टयार्ड में, लॉन में या आंगन में खेल रही थी। वी कुड सी हर सिटिंग नियर द फ्लावर बेड्स। और हम लोग साफ देख सकते थे कि वो पास में फ्लावर बेड्स के पास बैठी है। द यंग मैन लुक्ड एट ऑल ऑफ अस विद अ स्माइल एंड डार्टेड आउट टुवर्ड्स हर। जब प्रमोदिनी को उस यंग बॉय ने बाहर बैठे हुए देखा लॉन में, तो एक बार तो सबको देख के मुस्कुराया और तेजी से चलता हुआ बाहर निकल गया
उस छोटी सी बच्ची की तरफ। अब सोचो, चीट पढ़ने के बाद उस पर रिएक्शन क्या होना चाहिए था? बाकी सारे गेस्ट के तरह उसे भी पेशेंस रखना चाहिए था, प्रमोदिनी के पास जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन इसने तो ठीक उल्टा किया। चीट पढ़ते ही उसने जल्दी जल्दी ढूंढना शुरू किया कोई लड़की आखिर है कहाँ, और फिर तेजी से उस लड़के से मिलने के लिए चल पड़ा। Now this is very strange. Mrs. Bhandari cried out in protest. How rude he is. Mrs. Bhandari उसके जाते ही बोल पड़ी, ये तो बड़ा अजीब हरकत है इसका, ये तो बिल्कुल ही रूड है। रूड का मतलब अनमैनर्ड है। इसे समझना चाहिए था, ये समझने के लिए तैयार ही नहीं है। मना करने के बाद भी बच्चे से मिलने के लिए चल पड़ा। He shouldn't have ignored our request like this, the landlord put in more mildly. तो धीमी आवाज में लैंडलॉर्ड ने भी कहा, बोला कि उसे हम लोगों के रिक्वेस्ट को इग्नोर तो नहीं करना चाहिए था, कम से कम हम लोगों ने समझाने की कोशिश की थी, उसे समझ जाना चाहिए था। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट वी ऑल वर्कड आउट टू द वेरांडा एंड आई वाज एप्रीहेंसिव ऑफ दैट इम्पेंडिंग लुक ऑफ एंग्विश ऑन द फेसेस ऑफ द पेरेंट्स एंड चाइल्ड। राइटर ने लिखा है, कुछ समय के बाद हम लोग जल्दी से बाहर निकल के वेरांडा में गए। वेरांडा का मतलब बाहर जो जगह होती है, ओसारा जैसा होता है। और मैं काफी मुझे ये उम्मीद थी कि वहां जो कुछ भी हो रहा होगा उसे देख करके पेरेंट्स और बच्चे के चेहरे पे चिंता और उदासी की भावना होगी और ये लोग बड़े दुखी होंगे। यानी मैं राइटर ये उम्मीद कर रहा था कि बाहर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो कि अच्छा नहीं होगा, सब लोग दुखी नजर आएंगे बाहर जाने के बाद। द सीन दैट कन्फ्रंटेड अस वाज समथिंग वी लिस्ट एक्सपेक्टेड। लेकिन हम लोगों को जो सीन देखने के लिए मिला उसकी तो हमें उम्मीद ही नहीं थी। बाहर जो कुछ भी हमें दिखा उसकी तो हमें कोई उम्मीद ही नहीं थी। द स्ट्रेंज यंग मैन वाज रिक्लाइनिंग ऑन द ग्रासी ग्राउंड। हम लोगों ने देखा कि वो जो स्ट्रेंज यंग मैन था वो घास के मैदान में घास पे बैठा हुआ है। एंड प्रमोदनी वाज सिटिंग ऑन हिज लैप। और वो छोटी बच्ची प्रमोदनी उसकी गोदी में बैठी हुई है। ही वॉज शोइंग हर द फ्लावर्स। और वो जो छोटा सा और वो जो स्ट्रेंज यंग मैन था वो प्रमोदनी को अलग अलग फ्लावर्स को दिखा रहा था। एंड सडनली लाइक द साउंड ऑफ गन एक्सप्लोडिंग, लाइक द श्रील एनिमल्स, लाफ्टर ऑफ प्रमोदनी पियर्स द एयर। और फिर अचानक ही उस लड़की की चहकती हुई आवाज, पतली तेज आवाज, हंसने की, खिलखिलाने की हम लोगों के कानों में गूंजी। द पेरेंट्स लुक्ड एट ईच अदर विथ वंडर एंड अमेजमेंट। प्रमोदनी को हंसते हुए देख करके दोनों पेरेंट्स यानी मदर भी और फादर भी दोनों हैरान थे, आश्चर्य के साथ देख रहे थे। उन्हें अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था, कानों पे विश्वास नहीं हो रहा था। Our daughter has not laughed like this for years, मिसेस भंडारी said। और उसकी हंसी को सुनकर के मिसेस भंडारी ने राइटर से बताया कि हम लोगों ने वर्षों से अपनी बेटी को इस तरह से खिलखिलाते हुए नहीं सुना। क्यूरियस वी वॉच द टू ऑफ देम हु वर नाउ वॉकिंग टुवर्ड्स अस हैंड इन हैंड। और हम लोग आश्चर्य से उन दोनों को देख रहे थे। वे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के धीरे धीरे चलते हुए हम लोग की तरफ चले आ रहे थे। प्रमोदनी ran to her mother and danced about her with joy। प्रमोदनी दौड़ के अपनी माँ के पास पहुंची और वो खुशी से नाच रही थी। She made her queer sound of माँ and माँ। वो वहां पे अब अजीब सी आवाज में बोल रही थी, माँ को पुकार रही थी, माँ माँ। एंड वाइल्डली पॉइंटेड टू द यंग मैन। और खुशी से वो उंगली दिखा दिखा के उस यंग मैन की ओर इशारे कर रही थी। It was Mr. David who came to our rescue। We soon realized that he was deaf and dumb too। और ये मिस्टर डेविड ही थे जो हम लोगों को उस परेशानी से छुटकारा दिलाने के लिए वहां आए थे। और हम लोगों को जल्दी ही पता चल गया कि वो मिस्टर डेविड भी डेफ थे और डम थे। यानी मिस्टर डेविड भी ना तो सुन सकते थे और ना ही बोल सकते थे। What a coincidence! कितना अजीब सा संजोग था। His strange, ambiguous silence, his sudden rush for the girl on reading the note, all became instantly clear to us। जब हम लोगों को पता चला कि मिस्टर डेविड भी गूंगे और बहरे थे तो हम लोगों को सब कुछ समझ में आने लगा।
वो हमेशा चुप क्यों रहते थे? क्योंकि बोल नहीं सकते थे। हिज सडननेस फॉर द गर्ल, पेपर पढ़ने के बाद क्यों वो इतनी तेजी से निकल के उस गर्ल के पास पहुंचे? अब ये भी समझ में आ रहा था, क्योंकि एक गूंगा बहरा आदमी ही दूसरे गूंगे बहरे आदमी की तकलीफ को और उसकी परेशानी को समझ सकता है। इट टुक अस टाइम टू डाइजेस्ट द न्यूज। ये जानकर हम लोगों को बड़ी हैरानी हुई और हम लोग इस न्यूज को आसानी से सहन नहीं कर पा रहे थे। यहाँ डाइजेस्ट का मतलब पचना नहीं, सहन कर पाना। And then both parents broke into incoherent statement of profuse apologies that they had not noticed it earlier. और जब पता चला कि मिस्टर डेविड भी गूंगे और बहरे हैं, तो वो दोनों लैंडलेडी और लैंडलॉर्ड, जो कि थोड़ी देर पहले अपना गुस्सा दिखा रहे थे, अब वे लोग बार बार माफी मांग रहे थे, आपस में एक दूसरे से अपोलोजाइज कर रहे थे, बोल रहे थे कि हम लोगों ने पहले क्यों ध्यान नहीं दिया। इमेजिनिंग the type of man they were talking to, they spoke in half sentence and tried to convey the rest through gesture. और उसके बाद वे दोनों ये समझ चुके थे और चूंकि वो जान गए थे, तो इसलिए अब जो कुछ भी मिस्टर डेविड से बताना होता, वे लोग आधा सेंटेंस बोलते और बाकी इशारे से उसे समझाने की कोशिश करते। He gracefully acknowledged their warmth and either nodded or shook his head in reply. और वो भी गर्मजोशी से ये दिखाता कि उसने बात को समझ लिया, और उसने बात को समझ लिया इसके लिए वो या तो सिर हिला के इशारा करता या फिर सिर को हल्के से या अच्छे तरीके से हिला करके इशारा करता कि हाँ उसने बात को समझ लिया है। फॉर मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड लेंथी आंसर्स ही यूज्ड पेन एंड पेपर। और जब उसे कोई बड़ी लंबा सा बात कहना होता, कुछ लॉन्ग सेंटेंसेस बोलने होते, तो उसके लिए वो पेन और पेपर का यूज करता और पेपर पे पेन से लिख करके वो अपनी बात दोनों को बताता। द नेक्स्ट डे मिसेस भंडारी वॉज फुल ऑफ न्यूज। राइटर ने लिखा कि अगले दिन जब मेरी मिस्टर भंडारी से मुलाकात हुई तो उनके पास मुझे सुनाने के लिए बहुत सारे न्यूज थे। शी टॉक्ड एज शी हैड नेवर टॉक्ड बिफोर। वो इतना बोले जा रही थी जैसे आज लाइफ में उसे पहली बार बोलने का मौका मिल रहा हो। शी मेंशन्ड द स्ट्रेंजर एंड द प्लान्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द प्रमोदनी। उसने उस स्ट्रेंजर के बारे में सारी जानकारी दी और फिर उसके प्लान के बारे में बताया, वो प्लान जो कि उस मिस्टर डेविड ने प्रमोदनी के बेटरमेंट के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए सोचा था। ही हैड आउटलाइन टू हर एंड हर हस्बैंड। वो सारा प्लान मिस्टर डेविड ने प्रमोदनी के मदर और फादर को समझाया था। देयर वेर स्कूल्स फॉर सच पीपल, ही टोल्ड देम। उसने उन दोनों को बताया था कि ऐसे स्कूल्स, खास ऐसे ही स्कूल्स होते हैं जो कि डेफ और डम के लिए होते हैं। दो दे वर बियॉन्ड मोस्ट पीपल्स मीन्स। हालांकि उन सारे स्कूलों के खर्च उठाना और वहां एडमिशन दिलवा पाना, ये ज्यादातर लोग ऐसा नहीं कर पाते। He had himself been educated in one of such institution abroad. फिर उसने बताया कि उसका एजुकेशन भी ऐसे ही किसी इंस्टीट्यूशन में हुआ है। उसने भी ऐसे ही किसी इंस्टीट्यूशन से रह के पढ़ाई की है जहां पे सिर्फ गूंगे और बहरे बच्चों के लिए पढ़ाई का सारा सेटअप होता था। नाउ रिटर्न टू इंडिया। उसने ये पढ़ाई विदेश में, दूसरे देश के अब्रोड यानी किसी फॉरेन कंट्री में जाके करी थी। एंड नाउ रिटर्न टू इंडिया। और अब वो इंडिया वापस आया था टू रेंडर द सेम यूजफुल सर्विसेज टू अदर। और इंडिया वो इस इरादे से आया था कि वह दूसरे लोगों को जिनको की जरूरत होगी उन्हें अपनी सेवाएं देगा, यानी दूसरे इंडिया के दूसरे गूंगे और बहरे बच्चों को एजुकेट करने में टाइम देगा, अपना स्किल लगाएगा। बाय स्टार्टिंग ए स्कूल हियर, वो चाहता था कि इस जगह पे एक ऐसा स्कूल शुरू करे जो डेफ और डम्ब बच्चों के लिए हो। शी ऑलमोस्ट ब्रोक डाउन विद ग्रेटिट्यूड when she said that he had agreed to accept प्रमोदिनी as her first pupil. और ऐसा कहते कहते तो उस लैंडलेडी के आंखों में आंसू आ गए
जब उसने बताया कि उस मिस्टर डेविड ने प्रमोदिनी को अपना पहला स्टूडेंट बनाना एक्सेप्ट कर लिया है। मिसेस भंडारी लाफ्ड लाइक अ केयरफ्री गर्ल। अब मिसेस भंडारी खिलखिला के हंस रही थी, बिल्कुल किसी छोटी बच्ची की तरह। She gave us an extra helping of jam and butter and honey at the table। और डिनर टेबल पे उन्होंने हम लोगों को कुछ खाने के लिए कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा जैम, एक्स्ट्रा बटर, एक्स्ट्रा हनी दिया अपनी खुशी के मारे। She looked the happiest woman in the world। और उस समय देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वो दुनिया की सबसे हैप्पीएस्ट वोमैन हो। सो चिल्ड्रन, अ स्टोरी इज ओवर। आप इस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देख करके और इसे अच्छे से समझें, और इसे समझने के बाद अगर आपका कोई डाउट होगा तो आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे।